तो मौलिक कर्तव्य की बाध्यता में आप लोगों ने क्या क्या लिख लिया था? आज मौलिक कर्तव्य की बाध्यता आपने बताया, तो क्या क्या लिखा आपने बाध्यता में? ठीक कुछ है, भी नहीं लिखा। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं लिखे, लिखिए। मौलिक कर्तव्य का महत्व पूरा हो गया था। हाँ। मौलिक क्लियर कर्तव्य का कर। महत्व में आपने क्या क्या लिखा था? बताइए, मौलिक कर्तव्य के महत्व में क्या क्या हुआ था? मौलिक कर्तव्य के महत्व को बिंदुवार दर्शाया गया है। हाँ, उसमें पहला पॉइंट में। पहला में था मौलिक कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए एक सचेतक के रूप में कार्य करते हैं। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट। ये राष्ट्र के प्रति अनुशासन और प्रतिबद्धता की भावना को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, तीसरा। ये असामाजिक गतिविधियों जैसे झंडा जलाना, सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करना हम्म। आदि के एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। हम्म। एक और पॉइंट था, नागरिकों हम्म। की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर वेरी गुड। तो राष्ट्रीय ये हो गया। ये हो गया आपका मौलिक कर्तव्य की मतलब जो था, ये आपने जो लिख लिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाध्यता, महत्व हो गया। ठीक है, आप लिखेंगे मौलिक कर्तव्यों की बाध्यता। क्या लिखेंगे? लिखिए, टॉपिक दीजिए। मौलिक कर्तव्यों की बाध्यता। मौलिक। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की क्या लिखना है? बाध्यता देकर लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की बाध्यता। ठीक है, आपकी जो क्लासेस जो एब्सेंट रहेंगे, इसके बीच में जिनका छूट गया है वो अपना क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चला, लिखना शुरू कीजिए, मौलिक कर्तव्यों की बाध्यता। मौलिक कर्तव्यों की बाध्यता लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, क्या है? बाध्यता। बाध्यता। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों की बाध्यता। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, सब मौलिक कर्तव्य की बाध्यता जब आपने लिख लिया, तो यहाँ पे दीजिए एरो का साइन देके लिखिए। लिखिए यहाँ पे गैर न्यायोचित। क्या लिखेंगे? गैर न्यायोचित। क्या है मौलिक कर्तव्य, क्या है? तो गैर न्यायोचित है। गैर न्यायोचित। ठीक है, लिखना शुरू कीजिए। बाध्यता में क्या लिखेंगे? गैर न्यायोचित। ठीक है, ठीक है, गैर न्यायोचित मतलब किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, लिख लिया आपने। चलिए, डैश देके लिखना शुरू कीजिए। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति गैर न्यायोचित है। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति गैर न्यायोचित है। इसके पीछे इसके इनके पीछे लागू कराने के लिए किसी प्रकार का कानूनी बाध्यता नहीं है। मौलिक कर्तव्य की प्रकृति गैर न्यायोचित है। इनके पीछे लागू कराने के लिए किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसी में दूसरा नंबर पॉइंट में लिखे हैं। ये पहला नंबर पॉइंट हो जाएगा। गैर न्यायोचित में क्या लिखे आपने? मौलिक कर्तव्य की प्रकृति गैर न्यायोचित है। इनके पीछे लागू कराने के लिए किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखें, उल्लंघन करने पर। उल्लंघन करने पे, ठीक है, क्या करेंगे? उल्लंघन। उल्लंघन। उल्लंघन करने पर। उल्लंघन करने पर किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं है। उल्लंघन करने पर किसी भी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं है। दंड की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, लिख लिया। मौलिक कर्तव्यों के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्यों के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, लिख लिया आपने। क्या लिखा आपने? मौलिक कर्तव्य के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, हो गया। इसमें आप एक करो, एक ऐसा एक लाइन, पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन आप इसमें लिखो, जो कि बहुत सुंदर लाइन है। इसका एकमात्र उद्देश्य है नागरिकों को शिक्षित करना। क्या है?
इसका एक पैराग्राफ चेंज करके उसको बॉक्स के अंडर में डाल लीजिएगा, फिर हाईलाइट कीजिएगा उसको, ठीक है। क्या है, अगर मान लीजिए मौलिक कर्तव्य का हम लोग बाध्यता तो लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका कोई उद्देश्य भी है, तो कभी भी अगर कोई भी पूछे मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या है, तो नागरिकों को शिक्षित करना और नागरिकों में नैतिकता का विकास करना, ठीक है, शिक्षित करना ज्यादातर इसका उद्देश्य है। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, इसका एकमात्र उद्देश्य है नागरिकों को शिक्षित करना। इसका बॉक्स के अंदर पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इसका एकमात्र उद्देश्य, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, नागरिकों को शिक्षित करना। क्या है, नागरिकों को शिक्षित करना। नागरिकों को क्या करना, शिक्षित करना, शिक्षित, शिक्षित करना, ठीक है। ठीक है, इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है, नागरिकों को शिक्षित करना, ठीक है, ये हो गया। दूसरा नंबर पॉइंट हो गया। अब इसी में तीसरा नंबर पॉइंट है, बाध्यता में तीसरा नंबर पॉइंट देके लिखना शुरू करें। जस्टिस वर्मा समिति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कल मैंने थोड़ी सी बातें बताई थी। जस्टिस वर्मा, जस्टिस वर्मा समिति, जस्टिस वर्मा समिति कब की समिति है? जस्टिस वर्मा समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित 1999 की समिति है। कब की समिति है? 1999 ईस्वी कर दीजिएगा, ठीक है। जस्टिस वर्मा समिति कब की है? तो 1999 की समिति है, ठीक है। तो जस्टिस वर्मा समिति, ठीक है, जस्टिस वर्मा समिति ने, ठीक है, जस्टिस वर्मा समिति ने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए, ठीक है, जस्टिस वर्मा समिति ने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए, जस्टिस वर्मा समिति ने मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए कुछ वैधानिक प्रावधान सुझाए। क्या सुझाया? तो कुछ वैधानिक प्रावधान सुझाए। क्या सुझाया? कुछ वैधानिक, ठीक है, प्रावधान सुझाए। प्रावधान सुझाए, ठीक है। क्या लिखा आपने? जस्टिस वर्मा समिति ने मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कुछ वैधानिक प्रावधान सुझाए। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कुछ वैधानिक प्रावधान पहले से भी मौजूद थे। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कुछ वैधानिक प्रावधान पहले से भी मौजूद थे। वर्मा, पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखे, वर्मा समिति ने वैधानिक प्रावधानों को कठोरता से लागू करने का सुझाव दिया। टूट जाएगा तो बोलेंगे। कठोरता से, हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है वर्मा समिति ने वैधानिक प्रावधानों को कठोरता से लागू करने का सुझाव दिया। ठीक है, लिख लिया आपने। मतलब वर्मा समिति ने वैधानिक प्रावधानों को कठोरता से लागू करने का सुझाव दिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला से देखिए, मौलिक कर्तव्यों को पालन नहीं करना ठीक है, लेकिन क्या मौलिक कर्तव्य पूरी तरीके से नागरिकों का मतलब इसमें सजा का प्रावधान है ही नहीं? देखिए, सजा का प्रावधान नहीं, लेकिन संसद इसके लिए अधिनियम बना के, ठीक है, कानून बना सकती है मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में, ठीक है, समझे ना। मतलब संसद अगर चाहे तो मौलिक कर्तव्यों को पालन कराने के लिए अधिनियम के माध्यम से कानून बना सकती है। तो मैं अभी कुछ वैधानिक प्रावधान लिखाऊंगा। एक टॉपिक आप लोग दीजिए, टॉपिक देके उसका मतलब कवर कीजिए। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में वैधानिक प्रावधान, क्या लिखेंगे? टॉपिक क्या है? मौलिक, मौलिक, ठीक है, कर्तव्यों, कर्तव्यों के संबंध में क्या है? वैधानिक प्रावधान। क्या लिखेंगे? वैधानिक प्रावधान, ठीक है।
ये आपका मेन हेडिंग हो गया, ठीक है। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बताए मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में वैधानिक प्रावधान क्या क्या है, ठीक है। ऐसे करके भी छोटे क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो पहला नंबर में लिखेंगे, पहला नंबर पॉइंट में लिखिए, इस टॉपिक में लिखिए, राष्ट्रीय गौरव के अपमान, राष्ट्रीय गौरव अपमान रोकथाम अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान रोकथाम अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान रोकथाम अधिनियम। क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय गौरव अपमान रोकथाम अधिनियम, राष्ट्रीय गौरव अपमान, ठीक है, रोकथाम अधिनियम। और लिख देंगे 1971। कब का अधिनियम है ये? 1971। क्या लिखेंगे उसमें? 1971। चलिए इसमें लिखना राष्ट्रीय गौरव अपमान रोकथाम अधिनियम 1971 ईस्वी लिखे, डैश देके लिखिए। देखिए यह अधिनियम है राष्ट्रीय प्रतीकों को नष्ट करने, यह अधिनियम राष्ट्रीय प्रतीकों को नष्ट करने या उनके अपमान को प्रतिबंधित करता है। यह अधिनियम राष्ट्रीय प्रतीकों को नष्ट करने या उनके अपमान को प्रतिबंधित करता है। जैसे जैसे राष्ट्रीय ध्वज। अब मान लीजिए मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में किसी भी प्रकार का सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद ने बता दे कौन सा कानून बना दिया, संसद ने बना राष्ट्रीय गौरव अपमान रोकथाम अधिनियम। अब ऐसे कंडीशन में संसद ने बोला यह अधिनियम राष्ट्रीय प्रतीकों को नष्ट करने या उनके अपमान को प्रतिबंधित करता है। अब इसके संदर्भ में राष्ट्रीय ध्वज आपने लिखा, राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रगान है। मान लीजिए इन सारे चीजों का मतलब आप क्या करेंगे, इनका अपमान करेंगे तो फिर आप सजा के पात्र होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख दिया भाई साहब राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया जा सकता। जैसे आपने झंडा फहराया, चलो बहुत अच्छा आपने झंडा फहराया, ठीक है, लेकिन कल हो के मतलब क्या हो गया, अपने झंडा को लेकर मतलब कूड़ेदान में डाल दिया, ठीक है। या फिर नेशनल एंथम चल रहा था, आपने नेशनल एंथम को बीच में ही रोक दिया, उसे पूरा नहीं होने दिया। या फिर नेशनल एंथम चल रहा है, वहां पे आपने क्या किया, गाना बजा दिया, तो क्या होगा, ये सारे के सारे अपमान की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। तो अपमान की श्रेणी आ जाएंगे तो राष्ट्रीय गौरव अपमान रोकथाम अधिनियम 1971 के अनुसार से आप दंड के भागी बनेंगे, ठीक है। तो कहां तक लिखा आपने इसमें? सर किस प्रकार का दंड, या जैसे कहने का मतलब है 3 साल का सजा है, ठीक है, 3 साल का सजा है इसमें, और मतलब पैसे का भी दंड दिया जा सकता है या फिर दोनों दिया जा सकता है, ओके जेल जाने वाला दंड, ठीक है। वही लिखेंगे यहाँ पे, पूछा रहे। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान और भारत के मानचित्रों को भी शामिल किया गया है। अब मानचित्र का अपमान तो सबने किया होगा, हमने आपने सबने किया होगा। जब हम स्टूडेंट लाइफ में रूम जब लेते हैं तो वहाँ पे भारत का मानचित्र, पॉलिटिकल मैप, तो ज्योग्राफिकल मैप लाके लगा देते हैं ना। और जो रूम जब खाली करने जाते हैं सीधे उसके दीवार से घिसते हैं, उसको फाड़ देते हैं, सबने किया होगा नहीं? तो वो भी एक तरह का अपमान ही है। या फिर आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे स्कूलों में देखे होगा, कोई कोई टीचर जो होता है, धार्मिक विशेष का नाम नहीं ले रहा, वो नेशनल एंथम करवाने से मना कर देता है, तो वो भी इसी के अपमान की श्रेणी में आएगा, ठीक है। उसको तुरंत अरेस्ट किया जाता है, तुमने अपमान किया है नहीं। चलिए, तो जैसे में क्या लिखना था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान और भारत के मानचित्र को भी शामिल किया गया है। इसमें राष्ट्रगान को बीच में रोक देने पर 3 साल सजा, 3 साल सजा या 3 साल सजा या सजा के साथ जुर्माना भी हो सकता है। या सजा के साथ मतलब क्या हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, ठीक है। समझ गए आप? आप देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के बारे में कहीं पे चर्चा नहीं किया गया, पॉइंट टू बी नोटेड, राष्ट्रगीत का कहीं पे भी संदर्भ नहीं है। समझ रहे हैं ना? सब जगह पे क्या चीज की बात हो रही है, राष्ट्रगान की बात हो रही है, झंडा की बात हो रही है, राष्ट्रगीत नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरा नंबर टॉपिक में लिखे, हो गया नहीं है, छूटा क्या? हो गया सर। दूसरा नंबर में लिखे, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। बताइए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम हमने फंडामेंटल राइट में भी पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था ये?
किस अनुच्छेद में पढ़ा था? बताइए। पूरा फंडामेंटल राइट, लक्ष्मीकांत, मेंस, प्रीलिम्स सब पढ़ा दिए हम। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 95 का किस अनुच्छेद में था? बताओ इस्माइल। 32 सर। 17 में है, ठीक है। 17 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। लिखे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब है 1955। 1955 सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1955। क्या है इसमें? इसमें लिखे यह अस्पृश्यता का प्रचार, अस्पृश्यता, ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? 17। हाँ, ठीक है। तो यह अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ये अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का प्रचार, अस्पृश्यता का प्रचार और अस्पृश्यता का प्रचार और इसके संबंध में, और इसके संबंध में, और इसके संबंध में व्यवहार करने के लिए दंड का प्रावधान करता है, ठीक है। दंड का प्रावधान करता है। अस्पृश्यता को हमारे संविधान विद, ठीक है, बहुत ही टेक इट सीरियस वाला कंडीशन से लिया है, इसलिए फंडामेंटल राइट में, ड्यूटीज में, डीपीएस में भी कहीं कहीं भी आपको लगेगा, सब जगह पे डाल दिया है, ठीक है। मतलब आप अस्पृश्यता का उन्मूलन करें, ये आपका क्या है? आपका क्या है? कर्तव्य है। और आप अपने अस्पृश्यता का उन्मूलन करेंगे, आप अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तब में किसी के साथ अस्पृश्यता या भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो उसका अधिकार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर लोग अपने कर्तव्य को पूरा कर ले तो किसी का अधिकार तो अपने आप सुरक्षित रह जाएगा। नहीं, आपका कर्तव्य क्या है? सब अस्पृश्यता का उन्मूलन करे, ठीक है। तो अस्पृश्यता का पालन नहीं करे, जब नहीं करेंगे तो किसी के साथ किया नहीं जाएगा अस्पृश्यता, तो उसका अधिकार सुरक्षित हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए मूल कर्तव्य मूल अधिकार के क्या है? पूरक है, ठीक है। लिख लिया इसको, तीसरा नंबर पॉइंट में लिखे, टूटेगा तो बोलेंगे। तीसरा नंबर में लिखे। सर अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज का भी आपने जो बताया कि पूरक है, उसको डिफाइन करने के लिए, तो उसमें ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। जो हमारा कर्तव्य बनता है हम मतलब अस्पृश्यता को किसी भी रूप में, ठीक है, उसका, ठीक है, क्या करें हम? उसका मतलब क्या करें? प्रयोग न करें। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो वैसे लोगों का अधिकार का पालन होगा जो इस अधिकार के संदर्भ में आते हैं, ठीक है। ऐसे आराम से लिख सकते हैं। देखिए, जी सर। जब देखिए एक होता प्रयोग होता है, एक होता उपयोग होता है, ठीक है। एक होता प्रयोग, एक होता उपयोग, ठीक है। तो हम लोग को जहाँ पे अच्छे सेंस में उपयोग का यूज करना है। प्रयोग गलत भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता सही भी हो है। एक सकता यूज होता है, एक मिसयूज होता है। यूज मिसयूज को हम लोग प्रयोग में देखा है, मतलब गलत प्रयोग करना, अच्छा प्रयोग करना। उपयोग हमेशा अच्छा ही होगा, नहीं जी उपयोग नहीं सर। होगा। उपयोग हमेशा नहीं, बोले ये चीज हमारे लिए उपयोगी, अनुपयोगी नहीं यूज होता है, ठीक है। लेकिन दुष्प्रयोग हो सकता है, तो प्रयोग का नहीं, उपयोग का संदर्भ का यूज करेंगे। तो मेंस में वर्ड बहुत मैटर करता है, ठीक है। चलिए लिखे यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट में लिखे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब यहाँ पे बोला गया कि भाई पर्यावरण का रक्षा करना है, लेकिन नहीं कोई रक्षा कर रहा है, तो इसके लिए संसद को क्या बना? अधिनियम बनाना पड़ा, क्योंकि आपका कर्तव्य है पर्यावरण का रक्षा करना, है कि नहीं है? लेकिन आप नहीं करोगे। वन्य जीव का रक्षा करना आपका कर्तव्य है, लेकिन आप नहीं करोगे, तो कर्तव्य का पालन करने के लिए जेल तो नहीं है। लेकिन जब संसद ने जब इसके लिए अधिनियम बना दिया, तो फिर अगर आप उसके कानून को तोड़ेंगे तो फिर आप क्या होंगे? दंड के भागी बनेंगे। नहीं, लिखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। क्या लिखेंगे? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चलिए इसमें लिखना शुरू कीजिए। यह अधिनियम, यह अधिनियम पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा,
यह अधिनियम पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करने का प्रावधान करता है। रक्षा एवं सुधार, रक्षा एवं सुधार, सुधार करने का, सुधार करने का प्रावधान करता है। ठीक है। पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए उद्योगों, पर्यावरण की रक्षा के लिए उद्योगों, उद्योग एवं उद्योगों एवं उनके संचालनों को प्रतिबंधित करता है। उनके संचालनों को प्रतिबंधित करता है। उद्योगों एवं उनके संचालनों को प्रतिबंधित करता है। जैसे अभी आपने अभी हाल फिलहाल में जामनगर में बहुत बड़ा एक मतलब वो चर्चा में था, जामनगर का एक जगह, जब रिलायंस वहां पे अपना जामनगर में रिलायंस क्या होता है उसको ऑयल रिफाइनरी जो लगाने वाली थी, तो वहां पे बहुत अधिक प्रदूषण हो सकता था। तो सरकार ने अनुमति नहीं दी। सरकार ने बोला से देखो इससे क्या होगा, बहुत अधिक पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी, लेकिन हमारे देश के लिए इंडस्ट्री भी बहुत जरूरी है, उद्योग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास के मूलक है वो। इसलिए सरकार कभी कभी पे कंडीशन डाल देती है, जैसे आप देखो आप इतना अधिक आप प्रदूषण पैदा करोगे तो प्रदूषण को, ठीक है, प्रदूषण को फिर से मतलब उसको अच्छे वातावरण को चेंज करने के लिए आपको उतना पौधा लगाना पड़ेगा। तो रिलायंस ने क्या किया, वहां पे पूरा आम का पूरा एक मतलब पूरा बगीचा ही लगा दिया। वो बगीचा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया है, मतलब देश का बहुत बड़ा आम का प्रोड्यूसर मतलब क्या हो चुका है, रिलायंस हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, एनजीटी में अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाला बोलता है फैक्ट्री लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 10,000 पेड़ लगा दो, 20,000 पेड़ लगा दो, होता है कि नहीं होता है? जो सर नहीं करता कार्बन उसको सीधे स्टॉक अभी वही प्रतिबंधित हो रहा है ना करते हैं। सर। अब क्या? कार्बन स्टॉक हाँ बिल्कुल। जो अभी तो वही। जो अभी बेचा जा रहा है ना, कि कार्बन स्टॉक को बेचने का, ऐसे भी भारत इसको ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हाँ वो परचेज भी कर रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यह अधिनियम पर्यावरण की रक्षा सुधार करने का प्रावधान करता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए उद्योगों एवं उनके संचालनों को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, हो गया। 4 नंबर पॉइंट इसमें लिखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण 1980 है, वन्य जीव की बात करेंगे तो 1972 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वन संरक्षण अधिनियम 1980। अब वन्य जीव वाला कौन है? चाइल्ड, क्या बोलते हैं उसको, यानी क्या बोलते हैं वन्य जीव को, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वाइल्ड लाइफ सर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, देखिए यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम 1980 लिखिए, वन संरक्षण, संरक्षण अधिनियम ठीक है 1980 डैश लेके लिखिए। ठीक है, भारत के संसद को यह अधिनियम, भारत, ठीक है, भारत के संसद, भारत के संसद का यह अधिनियम, या फिर भारतीय संसद लिख दीजिए, भारतीय संसद की यह अधिनियम वनों का संरक्षण और उससे जुड़े मामलों का प्रावधान करता है। भारतीय संसद की यह अधिनियम वनों का संरक्षण और उससे जुड़े मामलों का प्रावधान करता है। हो गया, ये चारों पॉइंट हो गया। अब चारों पॉइंट हो गया तो इसी में, ठीक है, हेडिंग नहीं चेंज करना, हेडिंग आपका यही रहेगा। ठीक है, आपका यही रहेगा। ठीक है, वैधानिक प्रावधान ही रहेगा। अब इसमें क्या कीजिए, बुलेट पॉइंट डाल के लिखना शुरू कीजिए, मतलब बुलेट पॉइंट डाल के लिखना शुरू कीजिए, या फिर जो भी आप लोग जो भी बनाते हैं, ऐसे वाला भी कुछ लोग बनाते हैं, ये मार के लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए। ऐसे आरोप जो, ऐसे आरोप जो, ऐसे आरोप जो राष्ट्रीय, ऐसे आरोप जो राष्ट्रीय एकता के, राष्ट्रीय एकता के, ऐसे आरोप जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक है, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता
भारतीय दंड संहिता के धारा भारतीय दंड संहिता के धारा 153 बी के तहत दंडनीय है। 153 बी के तहत क्या है? दंडनीय है। दंडनीय है। ठीक है, ठीक है, हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखिए, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967। क्या है? गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967। गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967 और उसमें डैश देके लिखिएगा। गैर कानूनी जी सर। गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम। ठीक है, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967 डैश देके लिखिए उसमें। इसके तहत सांप्रदायिक दंगे फैलाना गैर कानूनी है। इसके तहत सांप्रदायिक दंगे फैलाना गैर कानूनी है। इसके तहत सांप्रदायिक, ठीक है, क्या है? सांप्रदायिक, ठीक है, दंगे फैलाना क्या है? गैर कानूनी है। दंगे फैलाना गैर कानूनी है। क्या है? गैर कानूनी है। ठीक है, हो गया। एक पॉइंट और देके लिखिए, सर टूट ये जाएगा तो बताएंगे। ये अधिनियम कब बताएं? डेट, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम, ईयर सर। इसका 1967 गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम 1967। हो गया सर। हो गया। क्या लिखा आपने? इसके तहत इसके सांप्रदायिक दंगे फैलाना गैर कानूनी है। हो गया ना? गैर कानूनी है। जी सर। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखेंगे, एरो देके लिखिए, पॉइंट देके मतलब बता के लिखिए। धर्म सर के इसी संबंधित, अधिनियम में सर। नहीं नहीं, अलग अलग पॉइंट। अच्छा। धर्म से संबंधित आक्रामक गतिविधियां, धर्म से संबंधित आक्रामक गतिविधियां को धर्म से संबंधित आक्रामक गतिविधियां को करना, धर्म से संबंधित आक्रामक गतिविधियां को करना, गतिविधि को करना, सॉरी, या फिर गतिविधियों को करना भारतीय दंड संहिता के धारा, धर्म के संबंधित आक्रामक गतिविधियों को करना भारतीय दंड संहिता के धारा 295 से 298 के तहत अपराध के श्रेणी में आती है। धर्म से भारतीय संबंधित आक्रामक गतिविधियों को करना भारतीय दंड संहिता के धारा 295 से 298 के तहत अपराध के श्रेणी में आती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखे इसमें, ये हो गया। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे बुलेट पॉइंट डाल के, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा, जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 का 3, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 का 3 एवं 123 का 3 का क, ठीक है, ये दोनों याद अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 123 का 3 एवं 123 के 3 का क के अनुसार के अनुसार के अनुसार धर्म, ठीक है, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर वोट मांगना एक भ्रष्ट व्यापार है।
भाषा के आधार पर वोट मांगना, भाषा के आधार पर क्या माना, वोट, वोट मांगना एक भ्रष्ट व्यवहार है। क्या है? एक भ्रष्ट, एक भ्रष्ट व्यवहार है, एक भ्रष्ट व्यवहार है, एक भ्रष्ट व्यवहार है। इसके लिए किसी व्यक्ति को, इसके लिए किसी व्यक्ति को संसद या विधानसभा के, इसके लिए किसी व्यक्ति को संसद या विधानसभा के, संसद या विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसके लिए किसी व्यक्ति की संसद या विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। हो गया? हो जाएगा तो बताएंगे। सर लास्ट लाइन क्या बोले? 123 के 3 के के अनुसार जाति, धर्म, समुदाय, भाषा के आधार पर वोट मांगना एक भ्रष्ट व्यवहार है। व्यवहार उसके है। बाद इसके लिए किसी व्यक्ति को संसद या विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसे, इसके लिए किसी व्यक्ति को संसद, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मौलिक कर्तव्य की आलोचना आप लिखना शुरू करें। अब लिखेंगे मौलिक कर्तव्य की आलोचना, मौलिक कर्तव्य की आलोचना। किस सर अधिकार इसके पे? लिए किसी व्यक्ति को संसद, अरे आपको छूट क्यों जा रहा है आपका बार बार? इसके लिए किसी व्यक्ति को संसद या विधानसभा की सदस्यता से युक्त ठहराया जा सकता है, इसमें क्या है? इसके लिए किसी व्यक्ति को संसद या विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। आवाज नहीं जा रही मेरी क्या? हाँ ये सर चलिए आप इधर लिख, डिस्टरबेंस थोड़ा ज्यादा है सर, इसलिए छूट जा रहा है सर। हाँ चलिए ध्यान लगा के लिखिए। चलिए आप लिखेंगे मौलिक कर्तव्य की आलोचना, मौलिक कर्तव्य की आलोचना। मौलिक कर्तव्य की आलोचना हो गया? लिखवाऊं आगे? जी सर। चलिए इसमें एरो देके लिखिए। निम्नलिखित आधार पर, निम्नलिखित आधार पर मौलिक कर्तव्य की आलोचना की जा सकती है। निम्नलिखित आधार पर मौलिक कर्तव्य की आलोचना की जा सकती है। निम्नलिखित आधार पे, निम्नलिखित अधिकार, निम्नलिखित आधार पर, निम्नलिखित आधार पर, ठीक है, मौलिक कर्तव्य की आलोचना की जा सकती है। पहला नंबर में लिखेंगे, पहला नंबर लिखिए, मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण विषय, मौलिक कर्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण विषय, मौलिक कर्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण विषयों, जैसे मौलिक कर्तव्य में कुछ महत्वपूर्ण विषयों, अब विषयों के बाद ना ऐसे लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए कर देने का कर्तव्य, कर देने का कर्तव्य, कर देने का कर्तव्य मतलब टैक्स की बात हो रही है। उसके बाद इसमें लिखेंगे वोट देने का कर्तव्य,
आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। कर देने का कर्तव्य, वोट देने का कर्तव्य, वोट देने का कर्तव्य, आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए। शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, छूटा क्या किन्हीं का? सर हो गया। दूसरा नंबर इसी में लिखे, मौलिक कर्तव्यों को सही रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्यों को सही रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। मौलिक कर्तव्य को सही रूप से मौलिक कर्तव्यों को सही रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा हो जाएगा तो फिर तीसरा में लिखिएगा। दूसरा में क्या था? मौलिक कर्तव्यों को सही रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। तीसरा में लिखेंगे कर्तव्यों को लागू नहीं कराया जा सकता है। क्यों नहीं कराया जा सकता? क्योंकि प्रकृति में गैर न्योचित है, नहीं, इसलिए कर्तव्यों को लागू नहीं कराया जा सकता है। कर्तव्यों को लागू नहीं कराया जा सकता है। कर्तव्यों को लागू नहीं कराया जा सकता है। उसके आगे वाला पॉइंट कितना नंबर होगा? चौथा पॉइंट। जी सर। इसमें लिखेंगे मौलिक कर्तव्यों के संबंध में लोगों में, ठीक है, जागरूकता कम है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में लोगों में जागरूकता कम है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में लोगों में क्या है? जागरूकता कम है। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग मौलिक कर्तव्य का आलोचना कर सकते हैं, नहीं ज्यादा कुछ नहीं है। हो गया, आगे बढ़ू क्या? इज डेट ऑल क्लियर? हो जी गया, सर। सभी लोगों का हो रहा है ना? अब एक टॉपिक लिखेंगे, मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अंतर। ठीक है, यहाँ पे हेडलाइंस देंगे, क्या देंगे? मौलिक कर्तव्य और अधिकार में अंतर, या फिर मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अंतर। मौलिक अधिकार और कर्तव्य में अंतर। मौलिक मौलिक अधिकार और, ठीक है, कर्तव्य में अंतर। कर्तव्य में अंतर। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे मौलिक अधिकार, एक तरफ लिखेंगे क्या? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। दूसरे तरफ लिखेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य दूसरे तरफ लिखेंगे। इसको बंद कर देंगे, ऊपर से भी बंद कर देंगे। अब इसमें लिखेंगे, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें लिखना शुरू कीजिए, एक नंबर में लिखना शुरू कीजिए। एक नंबर पे मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। पहले पॉइंट पे क्या, मौलिक अधिकार वाला में क्या लिखेंगे? मौलिक अधिकार। बना लिए ना? मैप बन गया ये? नहीं सर। बनाइए। मौलिक अधिकार यस सर। संविधान के भाग 3 में वर्णित है। संविधान के भाग 3 में वर्णित है। इसमें एक नंबर में लिखेंगे यह संविधान के भाग 4 के क में वर्णित है। 4 के क या फिर 4 के ए में। ठीक है, लिख देंगे यह संविधान के भाग 4 के ए में वर्णित है या फिर क में वर्णित है। क लिखिए, नहीं तो आपको बड़ा छोटा ए करके गड़बड़ कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें लिख रही है।
हैं। लिख लिया? हो गया सर? दूसरा नंबर पॉइंट लिखा, बताएंगे? सर हो गया। दूसरा नंबर में लिखेंगे इसमें मौलिक अधिकार सभी को उपलब्ध है। दूसरा नंबर पॉइंट मौलिक अधिकार में लिखेंगे। दूसरा नंबर पॉइंट लिखे मौलिक अधिकार सभी को उपलब्ध है। मौलिक अधिकार सभी को उपलब्ध है। मौलिक अधिकार सभी को उपलब्ध है, उसी में लिखिए मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध है, चाहे वह जाति, धर्म, चाहे वह किसी जाति, धर्म, लिंग का हो। मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध है, चाहे वह किसी जाति, धर्म, लिंग का हो। कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी उपलब्ध है। कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी उपलब्ध है। यह सभी को उपलब्ध है, उसके बाद क्या बोले सर? हाँ बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान में लिखेंगे मौलिक अधिकार सभी को उपलब्ध है, और उसके बाद लिखना था मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग का हो। हो गया? कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी उपलब्ध है। अब चलेंगे उसमें लिखेंगे, उसमें दूसरा नंबर में लिखेंगे मौलिक कर्तव्य के दूसरे नंबर में लिखेंगे। इसमें लिखे यह केवल नागरिकों को यह केवल नागरिकों को यह केवल नागरिकों को देश की संप्रभुता यह केवल नागरिकों को देश की संप्रभुता, एकता, कौमा देके अखंडता की रक्षा करने के लिए दिए गए दायित्व हैं। यह केवल नागरिकों को देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए दिए गए दायित्व हैं। हो गया? टूटा क्या? वाह! सर हो गया सर। अब कितना नंबर पॉइंट होगा मौलिक अधिकार में? तीसरा, दोनों में तीसरा पॉइंट होगा सर। तीसरा में लिखेंगे मौलिक अधिकार की प्रकृति न्यायोचित है, और उसमें लिख देंगे इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है ना? न्यायोचित मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए आप न्यायालय जाते हैं ना, लेकिन मौलिक कर्तव्य को लागू कराने के लिए सरकार जाती है न्यायालय? ठीक है, तो मौलिक अधिकार में लिखिए इसकी प्रकृति कैसी है? मौलिक अधिकार की प्रकृति न्यायोचित है। इसकी कैसी है? गैर न्यायोचित है। चार नंबर में लिखेंगे, 4 नंबर लिखिए। चार नंबर में लिखेंगे यह राजनीतिक और सामाजिक है मौलिक अधिकार में।
मौलिक अधिकार के 4 नंबर में लिखिए राजनीतिक और सामाजिक है। कर्तव्य में लिखिए, कर्तव्य में लिखिए यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार के हैं। सर यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार के हैं। सर ये 4 नंबर फिर से बोल दीजिए तो एक बार। मैंने बोला, मैंने क्या बोला? यह सामाजिक और राजनीतिक है, सॉरी, यह राजनीतिक और सामाजिक है। लिख लिया आपने? देवियों और सज्जनों, क्या आपने लिख लिया? सर हो गया सर। हाँ, अब उसमें क्या लिखेंगे? इसमें चौथा नंबर में क्या लिखेंगे? इसे ड्यूटीज में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार हैं। हाँ, यह राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों प्रकार का है। जी 5वां नंबर पॉइंट में लिखे, ये सीधे लागू करने योग्य है। 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 और ड्यूटीज में लिखेंगे, ड्यूटीज में लिखेंगे इनको लागू करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई इनको लागू करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रावधान नहीं है। हो गया? इनको लागू करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रावधान नहीं है, संसद कानून के माध्यम से ही इन्हें लागू करा सकती है। संसद कानून के माध्यम से ही इन्हें लागू करा सकती है। संसद कानून के माध्यम से ही इन्हें लागू करा सकती है। संसद कानून के माध्यम से ही इन्हें लागू करा सकती है।
हो गया? ऑल डेट क्लियर? हो गया? एक क्वेश्चन इससे बनता है एग्जाम में, जो कि मैं मौलिक कर्तव्य को कंक्लूड करवा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं आप लोग को लिखा दें, 2 पेज और लिखना है, ज्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, जो कि 8 नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन आप तो नोट्स बना रहे हैं तो इसमें आप इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे, क्या मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है? लिखेंगे, टॉपिक इसी में लिखेंगे, क्या मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है? क्या मौलिक कर्तव्यों को पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है? सर क्या आपने तो मौलिक इसका कर शायद आंसर लिखा दिया सर, लिखिए क्योंकि नहीं, ऐसा क्वेश्चन है के रूप कि में इसको लिखेंगे ना, इसको वो तो पॉइंट के रूप में इसको लिखिए, आप इसको अलग से लिखिए। क्या मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं, ऊपर में हेडिंग दीजिएगा, क्या मौलिक कर्तव्यों को पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है? आप साइन ऑफ इंटोगेशन लिखेंगे, इसके आंसर लिखें। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिशों की सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। परंतु इनको न मानने पर दंड का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया था। तथा कर दीजिए, परंतु नहीं, तथा इनको न मानने पर, या फिर एवं इनको न मानने पर दंड का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया था। लिख लिए? तथा इनको न मानने पर दंड का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया था। हो गया। परंतु सरकार ने इन प्रावधानों के लिए दंड के प्रावधान को स्वीकार करने से मना कर दिया। परंतु सरकार ने इन प्रावधानों के लिए दंड के प्रावधान को स्वीकार करने से मना कर दिया। हो गया? हो गया? जी सर। क्योंकि सरकार का ऐसा अनुमान था कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर है। क्योंकि सरकार का ऐसा अनुमान था कि भारत की अधिकांश जनता निरक्षर है। ठीक है, निरक्षर है। और ऐसे में, ठीक है, ये वाला लाइन लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ, और ऐसे में इसे अक्षरच्छ, ठीक है, अक्षरच्छ मौलिक कर्तव्यों का पालन, अक्षरच्छ, ठीक है, अक्षरच्छ मौलिक कर्तव्यों का पालन, अच्छा। क्या अधिकांश जनता निरक्षर है, और ऐसे में अक्षरच्छ मौलिक कर्तव्यों का पालन, यहाँ पे लिखा हुआ अक्षरच्छ मौलिक कर्तव्यों का पालन
नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। अक्षरज का मतलब क्या, जैसा बताया गया है, जैसा लिखा गया है, जैसा उल्लेख किया गया है, मतलब अक्षरज, ठीक है। और ऐसे में अक्षरज मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकती। अतः इन्हीं कारणों से, अतः इन्हीं कारणों से, अतः इन्हीं कारणों से मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति को न्यायोचित नहीं बनाया गया। अब कभी कोई पूछ देगा मौलिक प्रकृति की, मौलिक कर्तव्य की प्रकृति न्यायोचित है, तो क्यों नहीं है, क्यों न्यायोचित है? तो बोलेगा भाई साहब, भारत की अधिकांश जनता जो है कैसे निरक्षर है, उसके अपने अधिकार का पता ही नहीं है, कर्तव्य का क्या पता रखेगी, ठीक है। जिनको अपने अधिकार ही नहीं पता है, वो कर्तव्य के बारे में क्या जानेगी? अब उनको पता नहीं, भाई झंडा कैसे फहराना, झंडा का कैसे रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, पर्यावरण के कैसे आदर करना है, एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना है। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य उस देश में बहुत अच्छे से लागू हो सकता है जहाँ की जनता पूरी तरीके से क्या है, समझदार है, जानकार है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे एजुकेशन, उनको शिक्षित किनको माना जाता है? वैसा लोग जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, नहीं। वेल एजुकेटेड की बात करेंगे तो कितने लोग हैं हमारे यहाँ? बहुत कम लोग हैं। शिक्षित लोगों की परसेंटेज हमारे यहाँ कम है। सरकार ने शिक्षित लोगों का डिफिनेशन क्या माना है? जो कि किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है, वो लोग शिक्षित है, बोल सकता है। ऐसा नहीं कि उसको मतलब एकदम प्रकांडता हासिल है। देख लिया आपने। अतः इन्हीं कारणों से मौलिक कर्तव्यों की प्राकृतिक न्यायोचित नहीं बनाया गया है। हो गया। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति, इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता है, उसे दंडित नहीं किया जा सकता। अतः न्यायालयों के द्वारा उसे प्रत्यक्ष रूप से दंड नहीं दिया जा सकता। अतः न्यायालयों के द्वारा उसे प्रत्यक्ष रूप से दंड नहीं दिया जा सकता, परंतु संसद के कानून के माध्यम से उन्हें उसे दंडित किया जा सकता है। क्लियर? क्लियर? उठा तो बोलिए, आई विल बी रिपीट। हम्म, छूटा? परंतु संसद द्वारा कानून संसद द्वारा बनाकर तो हम उसे लिखाया दंडित नहीं, किया जा परंतु संसद के कानून के माध्यम से उन्हें दंडित किया जा सकता है, ठीक है। सकता है। अतः न्यायालयों द्वारा उसे प्रत्यक्ष रूप से दंड नहीं दिया जा सकता, परंतु संसद के कानून के माध्यम से उसे दंडित किया जा सकता है। क्लियर? जी सर। फंडामेंटल ड्यूटीज आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित दो कानून हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। 8 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए, पहला कानून का नाम है, ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता 2002, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से जानते हैं, नेशनल फ्लैग कोड ऑफ कंडक्ट। भारतीय ध्वज संहिता 2002 लिखिए। भारतीय ध्वज संहिता कब का केस है? 2002। भारतीय ध्वज संहिता 2002 डैश देके लिखना शुरू कीजिए। भारतीय ध्वज संहिता 2002। लिखिए, भारतीय ध्वज संहिता 2002 को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है।
भारतीय ध्वज संहिता 2002 को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है। जिन्हें एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है। जिन्हें एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है। आरेख सेम टू सेम ऐसा ही बनेंगे, जो यहाँ पे आरेख बना हुआ है वैसा ही आरेख बनाए। यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्रीय ध्वज का समान विवरण, सॉरी पहले इसको बनाए, बीच वाला को पहले बनाएंगे, दिख रहा है ना, इस तरह का ही बनाए। जो चीज लिखा हुआ सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए, नथिंग विल बी चेंज, ठीक है, सेम टू सेम कॉपी कीजिए। दिख रहा है कि जूम कर दूं? जूम कीजिए सर। नहीं जूम करेंगे तो नीचे का थोड़ा सा छूट जाएगा। ऊपर वाला देख लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है ऊपर में, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण आप लिखिए। हो गया? हेलो? सर थोड़ा वाह, सा और बचा। बड़ा स्लो है लेकिन आप लोग। साबुन वाला ऐड मुझे याद आता है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है सर, इसलिए मेरे पास। और भी लोग का तो सेम कंडीशन है। ऊपर वाला दिख रहा ही नहीं सर, ऊपर वाला थोड़ा। राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण, सर मेरा नीचे वाला था सर, लास्ट लाइन बच रहा था। ये नीचे वाला रहा। सर बोल के लिखाते हैं ना तो जल्दी होता है, देख के कि लिखने हो में गया टाइम लगता देख के लिखने में टाइम लगता है। अच्छा चलिए, अच्छी बात है ना, देश सुन के लिख लेते हैं तो अच्छी है। लिख लिया आपने? हो गया ये कंप्लीट? इसमें कुछ जी लाइन सर। लिखाना है, यहाँ पे लिखेंगे लिखे, इसी में लिखे एक लाइन लिखे थे कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अधिनियम के तहत, भारतीय ध्वज संहिता 2002 अधिनियम के तहत भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अधिनियम के तहत डैश देके नीचे में लिखेंगे, डैश देके नीचे में लिखेंगे भारतीय ध्वज संहिता 2002 अधिनियम के तहत राष्ट्रीय ध्वज के समान, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, सम्मान रिस्पेक्ट, सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, उसकी गरिमा, उसकी गरिमा, उसकी गरिमा, क्या उसकी गरिमा, उसकी गरिमा, भारतीय तिरंगे का मर्यादा,
भारतीय तिरंगे का मर्यादित प्रदर्शन। कैसा प्रदर्शन? मर्यादित। तिरंगा को हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शन करते नहीं, प्रयोग उपयोग नहीं करते, प्रदर्शन करते नहीं। भारतीय तिरंगे का मर्यादित प्रदर्शन की अनुमति देता है, की अनुमति देता है। यह ध्वज के प्रदर्शन को, यह ध्वज के प्रदर्शन को, यह ध्वज के प्रदर्शन को, यह ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों, विभिन्न कानूनों एवं परंपराओं को एक साथ लाने का प्रावधान करती है, एक साथ लाने का प्रावधान करती है। अब 2 से 4 पॉइंट और लिखना है, बस उसके बाद कहानी समाप्त हो जाएगा। इसी में एक लाइन और लिखेंगे, अगला पॉइंट बना के लिखेंगे एरो का सिंबल देके। देखिए, भारतीय ध्वज संहिता, भारतीय ध्वज संहिता में उल्लेख किया गया है कि, भारतीय ध्वज संहिता में उल्लेख किया गया है कि, भारतीय ध्वज संहिता में उल्लेख किया गया है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई आदमी गुपचुप बेच रहा है, गोलगप्पा, कोई आदमी बड़ा पाव बेच रहा है, वो तिरंगा लगा के लोगों को मतलब आकर्षित नहीं कर सकता है। हम बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, मतलब व्यावसायिक प्रयोग में नहीं कर सकते, नहीं समझ रहे हैं ना। तो भारतीय ध्वज संहिता में उल्लेख किया गया है कि तिरंगे का उपयोग, ठीक है, क्या करेंगे? उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। एक और एरो देके दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, इसके अलावा, इसके अलावा ध्वज का प्रयोग, इसके अलावा ध्वज का प्रयोग, इसके अलावा ध्वज का उपयोग, सॉरी, ध्वज का उपयोग किसी प्रकार की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई शादी वगैरह कोई आदमी कर रहा है और जो झंडा वगैरह खूब लगाया हुआ सजावट वाला काम में मरवा उरवा सब पे लगा दिया है, तो ये गैर कानूनी है, ये नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मनाही है, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके अलावा ध्वज का उपयोग किसी प्रकार की सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, एरो देखें, ध्वज के आधिकारिक प्रदर्शन के लिए, ध्वज के आधिकारिक, ठीक है, क्या लिखे? आधिकारिक प्रदर्शन। आधिकारिक प्रदर्शन क्या होता है? मान लीजिए राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, ठीक है, मान लीजिए राज्यपाल हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, या कोई भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति सरकारी या फिर मान लीजिए किसी भी प्राइवेट ऑफिस में कोई भी झंडा फहराया जाता है किसी अवसर पे, तो उसका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कितने हाइट का होना चाहिए, कितने ऊंचाई पे होना चाहिए, झंडा से ऊंचा कुछ नहीं होना चाहिए, झंडा का बनावट कैसा होना चाहिए। मान लीजिए 24 तिल्लिया होते हैं, कोई ऐसा झंडा लिया जिसमें 22 तिल्ली है, पता चला झंडा के सबसे ऊपर में क्या होता है? सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग होता है। सबसे नीचे में क्या होता है? हरा रंग होता है। अब कोई व्यक्ति ने ऐसा झंडा बना दिया, हरा रंग बीच में है, व्हाइट नीचे है और केसरिया ऊपर में है, तो ऐसा नहीं, ठीक है, एक नियम होता है, ठीक है। ये नियम कौन तय करती है? कौन है? भारतीय मानक ब्यूरो। कौन तय करती है? भारतीय मानक ब्यूरो इसके लिए नियम तय करती है। तो लिखेंगे, ध्वज के आधिकारिक प्रदर्शन के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप चिन्ह वाले झंडे का, ठीक है, प्रयोग किया जा सकता है। आपने एक सांस में बोल दिया सर। फिर भारतीय लिखवा रहा मानक, हूं, ध्वज के आधिकारिक प्रदर्शन के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित, निर्धारित निर्देशों के अनुरूप चिन्ह वाले झंडों का प्रयोग किया जा सकता है। ध्वज के आधिकारिक प्रदर्शन के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुरूप चिन्ह वाले झंडों का प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर हो गया?
टूटा क्या फिर भी? नहीं हो गया सर। चलिए, आप लोग झंडे के एक अगला एक हेडलाइन बनाइए, लास्ट है ये। इसमें लिखेंगे झंडे के प्रयोग के संदर्भ में नियमों का उल्लेख किया गया है। झंडे के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया गया है। झंडे के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया गया है। झंडे के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया गया है। झंडे के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, छाप दीजिए इसको, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को छाप दीजिए, जैसे बनाया उसी तरह से। दिख रहा है? किधर भाग गया भाई, किधर भाग रहा है तुम? मत भागो। दिख रहा है? भारतीय झंडे से संबंधित नियम पहला जाएगा, फिर यहाँ से निकल के जैसा माइंड में बनाया हुआ सेम टू सेम लिखना है। ठीक है, भारतीय झंडे से संबंधित नियम सबसे ऊपर का ये रहेगा। लिख लिया? लिख लिया आपने? ये ऊपर करूँ क्या? जी सर। ज्यादा ऊपर कर दिए सर। अभी पहले से फर्स्ट ही लाइन लिख पाई हूँ। हाँ लिखिए। जी सर, हो गया। हो गया?
इसको सबके मिक्स करके मत लिखना था, थोड़ा सा इसमें भी स्पेस बना के लिखिएगा अकॉर्डिंग टू अपने। हो गया ना? और इसी के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज समाप्त होता है। आप लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अब कोई भी इसमें दो राय नहीं है, कंप्लीट हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। सर थोड़ा अरे सा कितना नीचे स्लो करना लिखती है यार था, आप लोग यार। ऊपर करना था सर। ये सेकेंड वाला थोड़ा सा बाकी रह गया। जी जी जी। अरे कहाँ भाग जाता है ये। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।